नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में दिया है अ फोर्स इज F is related to the position of particle by the relation F is equal to 10x square। पार्टिकल की पोजीशन और फोर्स में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो वर्क डन फोर्स के द्वारा कितना होगा when particle moves from x is equal to 2 to x is equal to 4। तो पार्टिकल मूव कर रहा है x is equal to 2 से x is equal to 4 तक, और जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में 10x स्क्वायर के बराबर। हर एक पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू जो है डिफरेंट होने वाली है। x की वैल्यू 2 जब होगी तब फोर्स की वैल्यू होगी 40 न्यूटन, x इज इक्वल टू 3 पर फोर्स की वैल्यू जो है 90 न्यूटन के बराबर होने वाली है, और x इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू जो है 160 न्यूटन के बराबर होने वाली है। तो एक वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो इसके द्वारा वर्क डन जो है होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ f dx। इंटीग्रल ऑफ f dx x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 4, 10x स्क्वायर dx इंटीग्रल 2 to 4 x क्यूब बाई 3 10 बाई 3 64 2 4 8 56। तो यहां से 560 बाई 3 जूल के बराबर जो है आपको वर्क डन मिल जाता है। 560 बाई 3 विल बी योर आंसर। आगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी का जो एग्जाम है जो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, जिससे आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। तो टेस्ट होने जा रहे हैं 23 जनवरी को, दोबारा सुनिए 10 AM ऑनवर्ड्स। ये जो टेस्ट होने वाला है क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप जो है ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे, और दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो है प्राइजेस जो है आपको मिलने वाले हैं। इसको करने के लिए, इसको एनरोल करने के लिए आपको कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब मैं बताता हूँ आपको काम की बात जो है इसके एक्साइटिंग प्राइजेस कौन कौन से हैं। तो मैकबुक एयर रैंक 1, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन का इको डॉट, अमेजॉन के वाउचर जो हैं ये टॉप 100 रैंक तक के बच्चों को मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप टॉप 100 में आ सकते हैं, क्या आप ये प्राइस पा सकते हैं? तो जरूर जो है फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और सिर्फ 100 रैंक तक नहीं बल्कि 500 जिनकी रैंक आएगी 500 तक उनको भी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर मिलेगी। तो फटाफट से जो है इसको एनरोल करना है। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट के लिए आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है हो रहा है 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा टू जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं अनअकैडमी प्रोडिजी में। इसमें एनरोल करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, ठीक है। टेस्ट चाहे कोई सा भी हो, कोड आपको इस्तेमाल करना है, कोड एक ही है NKC सर लाइव। तो इस कोड की सहायता से आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेईई मेन 2022 के लिए, और ये 16 जनवरी से हर संडे जो है 2 से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। इस टेस्ट सीरीज में जो है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके लिए आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे। ऑल इंडिया लेवल के जो है क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और उनका अरेंजमेंट, ये सब जो है ये टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है, और हर एक सवाल के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपको मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि डिटेल जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है आपको इसकी मिलने वाली है। जो भी आपने गलतियां करी हैं वो गलतियां आपको समझ में आ जाएंगी, और किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा उस टेस्ट रिपोर्ट से। और जो 200 लर्नर्स हैं इस टेस्ट में अच्छा करने वाले, उनको जो है 100% तक की स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा। आपको एनरोल करना है कोड NKC सर लाइव से। चलते हैं ट्रेन ऑफ वेट 10⁻⁻7 न्यूटन। ये ट्रेन का वेट है, ये ट्रेन का वेट है। is running on a travel track with uniform speed of 36 kmph यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है ट्रेन। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 kgf पर क्विंटल इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पावर ऑफ द इंजन इज इक्वल टू। तो पहली बात तो यहां पे बात करें ट्रेन के मास की, तो ट्रेन का मास कितना हो जाएगा बेटा 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10⁻6 kg जो है वो ट्रेन का मास होने वाला है। अब यहां पे दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स वो है 0.5 kgf
किलोग्राम फोर्स। kgf का मतलब क्या होता है? यदि मैं बात करूं 1 kg का, मेरे पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से ये जो आपके पास बॉटल है, इस समय इसका मास 1 kg के बराबर है, तो ये 1 kg की बॉटल 10 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन लिखा जा सकता है या 1 kgf लिखा जा सकता है। सो 0.5 kgf का मतलब 0.5 kg का ब्लॉक कितना फोर्स लगाएगा, तो 0.5 इंटू 10 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाएगा पर क्विंटल। एक क्विंटल। तो भाई हमारे पास 10⁶ kg हमारे पास मास है और ये पर 100 kg, इसको क्विंटल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10⁴ जो है क्विंटल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक क्विंटल का मतलब 100 kg है ना, और 100 क्विंटल का मतलब 1 टन। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10⁴, तो फ्रिक्शन आपको मिल जाता है कितना, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स इस पूरी ट्रेन पर लगने वाला है। इतना फ्रिक्शन फोर्स इस ट्रेन पर लगेगा। और हमसे पूछा है कि कितना पावर है इसके इंजन का। अब हमें फोर्स दिया है फ्रिक्शन का और पावर पूछ रहे हैं इंजन की, ये कैसी बात हुई? तो इसका जवाब सुनिए कि ये जो आपके पास ट्रेन है ना, ये जो आपके पास ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब जितना इंजन फोर्स लगा रहा है और जितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, दोनों ही फोर्सेस जो हैं आपस में बराबर होने वाले हैं, तभी जाके नेट फोर्स 0 होगा और तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी ये कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है ट्रेन। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होने वाला है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन के बराबर। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इंजन की वजह से लगने वाला फोर्स पता चल चुका है, और इंजन के द्वारा लगने वाला फोर्स और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं उसको वेलोसिटी से, तो हमें पावर भी मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी स्पीड से, तो 5 इंटू 10⁵ आपको मिल जाती है वॉट में पावर, और इसको मैं 500 किलोवाट लिख सकता हूँ। 500 किलोवाट जो है इस इंजन की पावर हमें मिल जाती है, 500 किलोवाट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। स्टोन ऑफ 2 kg प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 98 जूल। 98 आते ही समझ जाइए कि जी की वैल्यू 9.8 आपको लेनी है। 2 kg का ब्लॉक इतनी काइनेटिक एनर्जी से फेंक देते हैं। द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है। मैं मान लेता हूं कि इस ग्राउंड लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर मान लेते हैं, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कहा गया है 98 जूल के बराबर है। अब आगे कहते हैं कि ये ऊपर जब जाता है बेटा, तो किसी पर्टिकुलर हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh के बराबर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में साफ साफ कहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है, यानी कि 49 जूल के बराबर हो जाती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी 49 जूल के बराबर हो जाती है। तो मैं इस पूरी प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूं कि यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है और यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो समीशन है, यहाँ जो समीशन है, दोनों बराबर होना चाहिए। सो पहले था 98 जूल और बाद में कितना है, mgh प्लस में 49। तो mgh की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, mgh इज इक्वल टू 49, मास कितना है 2 kg, g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू नहीं पता है, इज इक्वल टू 49। 9.8 को 98/10 लिख सकते हैं, 49 से चला गया 2 बार, और 2 और 2 4 से चला गया 2.5 टाइम्स, तो h की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 2.5 मीटर के बराबर। सो 2.5 मीटर ऊपर जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का आधा हो जाती है। आंसर वुड बी 2.5। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ, रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। सवाल देखिए, ये हमारे पास अर्थ है और हम जानते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, और अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टेड होता है अर्थ के सेंटर की तरफ। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली, यहां से प्रोजेक्ट किया इसको, और ये बेचारा जो पार्टिकल है ये अर्थ के रेडियस के बराबर डिस्टेंस तक पहुंच पाता है, आर डिस्टेंस और ऊपर चला जाता है और वापस आता है लौट कर जो है
वापस आ रहा है। तो आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पावर है वो ग्रेटेस्ट कब होगा। देखिए बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा के बराबर। एफ वी कॉस थीटा के बराबर जो है पावर का फॉर्मूला हमें मिलता है, पावर का फॉर्मूला हमें मिलता है। तो जब वो जा रहा था, अच्छा ऐसा एक चीज और देखिए, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्पीड कुछ है कॉस थीटा है। तो जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से उसकी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब फोर्स कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएगा अर्थ की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो वीक होता जाएगा, तो फोर्स कम होता जा रहा है जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाता जा रहा है। और इसकी स्पीड जो है वो भी कम होती जा रही है जैसे जैसे ये दूर जाता जा रहा है। तो ये बात भी समझ में आ रही है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पर स्पीड कम है, तो स्पीड भी घटती जा रही है। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि जब पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पर था तो उसके पास स्पीड भी मैक्सिमम थी अपनी और उसकी डिस्टेंस भी मिनिमम थी, बट थीटा की यदि बात करें, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स वो किसके बराबर था, 180 डिग्री के बराबर था। और जब पार्टिकल लौट रहा होता है, तो उसके पास वेलोसिटी होती है नीचे की तरफ, फोर्स भी होता है नीचे की तरफ, और इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो भाई मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम पावर तब होने वाली है जब पार्टिकल जस्ट सरफेस से टकराने वाला होगा लौटते समय। रिटर्न जर्नी में जब पार्टिकल इस अर्थ की सरफेस से टकराने वाला होगा तब उसके पास जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी और फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में लाइन होंगे, तो कह सकता हूं पावर पूरे रास्ते के कंपैरिजन में यहां पर सबसे मैक्सिमम होने वाली है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो प्लेन गलत दिए हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एट द हाईएस्ट पॉइंट तो भैया वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, पावर ही 0 हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगी। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तब पावर तो मिनिमम होनी चाहिए। यदि मैं उसके साइन की बात करूं, यदि उसकी साइन की बात करूं तो पावर जो है उस समय निगेटिव होगी, पावर जो है उस समय निगेटिव होने वाली है। मैग्नीट्यूड भले ही मैक्सिमम पावर के बराबर होगा लेकिन उसका साइन निगेटिव होगा। आंसर बी सबसे सही ऑप्शन है। In the diagram shown, the potential energy U of the particle is plotted against its position x from the origin. Then which of the following statement is correct? तो हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो स्टेटमेंट पहचाननी है। x1 is in stable equilibrium, x2 is in stable equilibrium, x3 is in stable equilibrium, D is none of these. तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिया है। मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि F की वैल्यू होती है -du/dx। दूसरी बात ये जानता हूं कि इक्विलिब्रियम जब होता है तो फोर्स वहां पर 0 के बराबर होता है, नेट फोर्स 0 के बराबर होता है, तभी हम उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और फोर्स क्या है बेटा, स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। तो भाई जब स्लोप 0 होगा तब फोर्स 0 होगा। तो यहां पर स्लोप कौन कौन सी जगह 0 हो रहा है, स्लोप यहां पर 0 हो रहा है। क्या स्लोप यहां पर 0 है क्या, नहीं, यहां पर स्लोप नेगेटिव है। यहां पर स्लोप 0 है क्या, नहीं, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। तो भाई जब यहां पर स्लोप ही 0 नहीं है तो ये तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकते, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन कौन सी होने वाली है, ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होने वाली है। अब बात करें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इसको बताने के आपके पास 2 तरीके हैं और मैं कहूंगा 3 तरीके हैं आपके पास। एक सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप देखें कि फोर्स यहाँ 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है अनस्टेबल है, ये देखना है। देखिए हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई सिस्टम चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम हो, या ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी चीज़ को खुला छोड़ दिया जाए तो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को अचीव करने की कोशिश करती है। जैसे एक बॉल को यदि मैं नीचे छोड़ देता हूँ तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वो ग्राउंड की तरफ चली जाती है। तो इसके राइट में यदि देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसके लेफ्ट में देखें तो भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये फटाफट से अपने लेफ्ट या राइट दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टर्बेंस। यदि इसको इधर डिस्टर्ब करते हैं तो ये इधर चलती चली जाएगी, इधर डिस्टर्ब करेंगे तो इधर चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये एक अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करें। यदि इस पोजीशन के जस्ट राइट की यदि बात करें
तो यहाँ पर बेटा स्लोप जो है बेटा, स्लोप है नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स कैसा है आपके पास, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है। और इसके जस्ट लेफ्ट की यदि बात करें तो स्लोप जो है आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो किसी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, और फोर्स जो है लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स है। इधर डिस्प्लेस किया, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसका मतलब वो इधर चला जाएगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर किया तो इधर चला जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया तो इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए कि ये सिर्फ यूएक्स ग्राफ के लिए ट्रिक इस्तेमाल होने वाली है, याद रखना, सिर्फ यूएक्स ग्राफ के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल होने वाली है। यहाँ पे एक बॉल टिका दीजिए ऊपर ग्राफ के ऊपर बॉल टिका दीजिए, बॉल को डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऐसे टपक जाएगी, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर टपक जाएगी। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है x2 पर, x1 x3 पर कुछ नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे x2 स्टेबल गलत दिया है, ये गलत हो गया, ये तो इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकते। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सबसे सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा एंगल बनाते हुए वो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे पूछी गई है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एक पार्टिकल को यदि मैं प्रोजेक्ट करता हूँ u स्पीड से एंगल थीटा पर, तो ऐसे वो मूव करने वाला है। इसके पास दो वेलोसिटी होती हैं u cos थीटा, और इस तरफ वेलोसिटी होती है u sin थीटा के बराबर इनिशियली। किसी भी एक इंस्टेंट पे यदि बात करूं तो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा रहने वाली है इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है u sin थीटा माइनस gt। तो भाई हमें वेलोसिटी पता चल गया है किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, हमें फोर्स भी मालूम है हमेशा कांस्टेंट रहेगा नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे पावर के बारे में लिख सकता हूँ, पावर जो है वो आने वाली है F डॉट वेलोसिटी, फोर्स है mg माइनस जे कैप, डॉट वेलोसिटी है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ mg u sin थीटा माइनस gt, ये आपको पावर मिल जाती है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में पावर जो है टाइम की 1 के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको मिलने वाला है कुछ पावर इज इक्वल टू सम फंक्शन, आपको मिलेगा सम कांस्टेंट लेट्स से c1 इंटू टी प्लस में c2, आपको इस तरीके से इक्वेशन आपको मिलने वाली है। तो पावर और टाइम के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया जा सकता है कि वो एक लीनियर रिलेशन होने वाला है। स्ट्रेट लाइन आपको इसमें मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यदि मैं आपसे इंसिस्ट करूं कि ग्राफ बना के बताइए तो आप ये ग्राफ बना भी सकते हैं। पावर आपको मिल जाएगा mg स्क्वायर इंटू टी माइनस में mgu sin थीटा। तो ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप जो है पॉजिटिव है लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप और y इंटरसेप्ट नेगेटिव वाला जो ग्राफ है आपको मिलता है इस तरीके से। ये पावर और टाइम के बीच का ग्राफ आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे कि ये ग्राफ कैसा बन रहा है, वेरीज लीनियरली विद टाइम, बिल्कुल ठीक है। इज कांस्टेंट थ्रू आउट, नहीं है। इज नेगेटिव फॉर कंप्लीट पाथ, नहीं, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव हो जाता है, नन ऑफ दीज, नहीं। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आसान सवाल था काफी, लगभग सारे ही सवाल अभी तक आए हैं वो आसान वाली कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह के सिचुएशन में हम पूछ रहे हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होगा ही होगा, नेगेटिव होगा ही होगा, जीरो होगा ही होगा, नहीं। फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक टाइप का, उसका वर्क डन कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इसका होगा मे बी पॉजिटिव, यस, मे बी पॉजिटिव, या मस्ट बी नेगेटिव, नहीं, मस्ट बी जीरो, नहीं। तो मस्ट की वजह से जो है ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए हैं, बिकॉज पहला आंसर मिल गया है तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो आंसर विल बी ए।